फिजिक्स में परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उपस्थिति। तो परमाणु के बारे में तो संपूर्ण पहले से पता है कि परमाणु 3 कणों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। परमाणु प्रोटॉन धनावेशित कण, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण और न्यूट्रॉन उदासीन। इन कणों की खोज करने के बाद परमाणु का तमाम वैज्ञानिकों ने मॉडल प्रस्तुत किया। तो थॉमसन ने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसको देखा जाए तो पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के अनुसार परमाणु गोलाकार होता है, इसमें धनावेशित कण या धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान पूरे परमाणु के अंदर समान रूप से वितरित होते हैं और ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन इसमें समान रूप से परमाणु के अंदर धंसे होते हैं बीच बीच में। ऐसे उन प्रोटॉनों के बीच में जिस तरह से तरबूज के अंदर उसके जो बीज होते हैं धंसे रहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी इसमें धंसे हुए रहते हैं। और संपूर्ण चूंकि ये धनावेशित भाग और संपूर्ण द्रव्यमान समान रूप से पूरा फैला होता है परमाणु, इसलिए परमाणु ठोस कहा उन्होंने। और ये मॉडल जो इन्होंने प्रस्तुत किया, इस आधार से थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इस सब की व्याख्या की जा सकी आसानी से। और बाद में ये देखा गया कि ये जो थॉमसन का परमाणु था ये इसमें कुछ कमियां आ गई। ये क्या क्या स्पेक्ट्रमों के बारे में इसका कोई इस मॉडल से स्पेक्ट्रमों के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई और अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ये भी इसको नहीं बता सका, ये इसकी व्याख्या नहीं कर सका। इस कारण से इस मॉडल को अमान्य मान लिया गया। इन दोनों कारणों का कि एक तो स्पेक्ट्रम की व्याख्या कैसे हो इस मॉडल के आधार पर, इसको नहीं डील किया जा सका, और ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग इसकी भी व्याख्या ये थॉमसन नहीं कर पाए, इसलिए फेल हुआ। तो अब चूंकि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग तो रदरफोर्ड ने इसको उठाया और इसका एक प्रैक्टिकल किया प्रयोग किया जिसको कहा जाता है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण का बौछार किया। सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण का बौछार किया तो उन्होंने देखा अल्फा कण का सोने की पतली पन्नी पर बौछार करके उन्होंने देखा 3 चीज देखा। पहला, अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से किसी कोण पर कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से किसी कोण पर विक्षेपित हो गए और बहुत से कम अल्फा कण वापस सीधे लौट आए। तो 3 चीज देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू इट्स ओन पाथ। अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से सीधे निकल गए। सम अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए और बहुत से कम अल्फा कण 20,000 के लगभग अपने मार्ग से वापस लौट आए। 3 चीज देखा, अधिकांश का सीधा निकल जाना, कुछ का किसी कोण पर मुड़ जाना और बहुत से कम अल्फा कण अपने मार्ग से एकदम वापस चले आए। तो 3 चीज जब देखा इन्होंने तो 3 निष्कर्ष निकाला।
पहला निष्कर्ष क्या हुआ, पहले परीक्षण जो उसने किया अल्फा कण का, जो पहला परीक्षण किया उसने देखा आया था, उसके आधार पर उन्होंने एक नियम बनाया। पहला क्या था कि अधिकांश अल्फा कण का अपने मार्ग से सीधा निकल जाना यह सिद्ध करता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अधिकांश अल्फा कण का अपने मार्ग से सीधा निकल जाना यह सिद्ध करता है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। उस अल्फा कण का अपने मार्ग से किसी कोण पर मुड़ जाना यह सिद्ध करता है, क्योंकि देखो अल्फा कण के धनावेश है और ये जब ऐसे गया और अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया तो निश्चित रूप से यह किसी ऐसे छेद से गुजरा होगा जो समान धनावेशी है। इतना सिद्ध हो गया वो क्षेत्र ऐसा था जहां वो मुड़ा, क्योंकि धन को प्रतिकर्षित करता है। तो अल्फा कण का मुड़ना किसी ऐसे छेद से गुजरा जो उसी के समान धनावेशी है। तीसरा पॉइंट क्या था कि बहुत से कम अल्फा कण का अपने मार्ग से सीधा वापस लौट आना। यह सिद्ध करता है कि वह किसी धनात्मक ठोस भाग से टकराया। ठोस है क्योंकि टकराएगा, रिबाउंड करेगा, वापस होगा। तो तीन चीज हुआ, एक तो सीधा निकल जाना यह सिद्ध करता है कि अधिकांश भाग खोखला है, उसका किसी कोण पर मुड़ जाना यह सिद्ध करता है कि वह उसी के समान धनावेशित है, और बहुत से कम अल्फा कण का वापस लौटाना यह सिद्ध करता है कि वह किसी धनात्मक ठोस भाग से टकराया होगा। यह धनात्मक ठोस भाग परमाणु के बीचों बीच पाया गया और जिसे नाभिक कहा गया। अर्थात परमाणु का नाभिक, पहली बार यह हुआ कि परमाणु का नाभिक होता है और परमाणु के बीचों बीच होता है, जो ठोस होता है और धनावेशित भी होता है, जो ठोस होता है और धनावेशित। इसका अर्थ यह हुआ कि रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की, इस आधार पर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर तीन चीज उसने देखा, तीनों का निष्कर्ष निकाला। और ये थ्योरी में आ चुका, 2-3 साल पहले पूर्व में सवाल आ चुका है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, उसका निष्कर्ष क्या देखा उन्होंने। अब आगे इसमें रदरफोर्ड ने जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करके नाभिक की खोज कर लिया, तो इस आधार पे उन्होंने अपना एक मॉडल दिया। तो अगला होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या मॉडल हुआ? परमाणु, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किए तो इस पर मॉडल उन्होंने दिया। क्या मॉडल दिया? परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु गोलाकार होता है, इसके बीचों बीच जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन, क्योंकि समस्त भार नाभिक में, परमाणु का समस्त भार नाभिक, जिसे धनावेशित कण प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन निहित होते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और फिजिक्स में पढ़ा गया है कि अगर कोई भी वस्तु वृत्त में गति करे, चक्कर लगाए, तो उसके लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल, इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से मिलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो होता है वही इसको अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल कहां से मिला? इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने अभिकेंद्र बल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल। तो एक इस तरह से रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया इस तरह से। फिर इस मॉडल में कमी आ गई रदरफोर्ड की। क्या कमी है? अच्छा, कमी क्या आई? चूंकि इलेक्ट्रॉन
नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा अभिकेंद्र बल के अधीन, तो अगर अभिकेंद्र बल के अधीन चक्कर लगाएगा तो निश्चित रूप से इसकी गति त्वरित गति होगी, उसमें त्वरण होगा, अभिकेंद्र त्वरण। अगर अभिकेंद्र बल लगा तो अभिकेंद्र त्वरण होगा। और उसके पहले मैक्सवेल ने बताया था, बहुत पहले मैक्सवेल, कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करे, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करे तो वह निरंतर अपने में से ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। ये बात रदरफोर्ड के मॉडल में लोग लगाए कि चूंकि इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है और यह भी त्वरित गति कर रहा है, इसलिए इसमें से भी निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता जाएगा और धीरे धीरे इसकी ऊर्जा घटती जाएगी। धीरे धीरे ये नाभिक के पास, ऊर्जा घटने के कारण धीरे धीरे नाभिक के पास आता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये नाभिक में गिर जाएगा और पूरा परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो इस कारण मैक्सवेल की थ्योरी लगा करके रदरफोर्ड के मॉडल को गलत सिद्ध किया गया कि ये ऐसा होता है, ऐसा मैक्सवेल कहते हैं, इसलिए रदरफोर्ड का ये मॉडल अमान्य है। क्यों मान्य है? क्योंकि मैक्सवेल बहुत पहले कहे कि आवेशित कण हो, त्वरित गति करे तो अपने में से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ये बात चूंकि इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है, अभिकेंद्र बल के कारण उसमें भी त्वरित गति है, तो उसको भी ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए। और अगर उस ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो धीरे धीरे ऊर्जा उसकी घटेगी, नाभिक के पास आएगा, अंत में नाभिक में गिर जाएगा, पूरा परमाणु नष्ट हो जाएगा। इसलिए मॉडल भी फेल हो गया। फिर बोर आए, तो बोर का परमाणु मॉडल। अब बोर ने क्या किया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत थ्योरी लिया। प्लांक बोर के अनुसार क्या हुआ, बोर का मॉडल क्या है? पहला कि परमाणु गोलाकार होता है, इसके बीचों बीच धनावेशित कण प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ बंद वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। इसमें परमाणु में अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है, ऊर्जा निश्चित होती है। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा की ऊर्जा में ही चक्कर लगाएगा, जिस कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है उसी में वो चक्कर लगाएगा, दूसरी कक्षा को छोड़ नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा की ऊर्जा में ही चक्कर लगाएगा। ये जो बोर का रदरफोर्ड का फेल कर रहे थे कि धीरे धीरे कक्षा छोड़ के नाभिक पास आएगा, ये कैंसिल हुआ, फेल हुआ। तो निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाएगा। अच्छा, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा, कक्षा छोड़ेगा कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक हुआ, ये पहली कक्षा हुई, मान लीजिए दूसरी कक्षा हुई, ये तीसरी कक्षा ऐसे हुई, तमाम कक्षाएं ऐसे हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है या इसमें चक्कर लगा रहा है, इसमें नहीं आ सकता, इसमें लगा रहा है, इसमें नहीं जा सकता। कोई इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में ज्यों जो नाभिक से दूर जाएंगे, पहली कक्षा इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा और अधिक होगी, इसकी ऊर्जा और अधिक होगी। जो नाभिक से दूर जाएंगे, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, जो नाभिक से दूर जाएंगे कक्षाओं की ऊर्जाएं बढ़ती जाएंगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से इस कक्षा में जाना चाहता है, भेजना चाहते हैं, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन को बाहर से इस कक्षा और इस कक्षा की ऊर्जा के अंतर के बराबर बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा देंगे, तभी वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर इस कक्षा में जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर। यहां से छोड़ के यहां तभी जाएगा जब हम बाहर से इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा देंगे। अब ये दिक्कत क्या हुआ, तीसरा लाइन क्या हुआ, तीसरा इसका पॉइंट क्या है? इसके पहले कहीं ऊर्जा अधिक है तो वो अस्थायी नहीं हो सकता। ये अधिक ऊर्जा वाले स्तर में चला, अब भगदड़ मचा, यहां रुकेगा नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इस उच्च
ऊर्जा स्तर में अधिक समय तक न रहकर पुनः अपनी मूल कक्षा में ली गई ऊर्जा को, जो ऊर्जा हमने दिया था, ली गई ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में छोड़ता हुआ वापस चला आता है। माने अधिक ऊर्जा स्तर में कोई चीज रह नहीं सकती, इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, कक्षाओं की ऊर्जाओं का अंतर जो दिया तो उसी को छोड़ता हुआ अपना पुनः अपनी मूल कक्षा में चला आएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में छोड़ता हुआ। फिर अगला क्या होता है, दूसरा ये लाइन, चौथी लाइन इसका सबसे इंपॉर्टेंट था कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग संरक्षित होता है। इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसका कोणीय संवेग संरक्षित है, बदल नहीं सकता। और कोणीय संवेग हमेशा h/2 पाई, h/2 पाई। कोणीय संवेग क्या होगा, mvr, ये कोणीय संवेग होगा। रेखीय संवेग कक्षा 10 में था 9 में, यहां तक रेखीय संवेग है, दूरी से गुणा कर देंगे तो ये कोणीय संवेग हो जाएगा। रेखीय संवेग के आघूर्ण को ही कोणीय संवेग कहते हैं। ये हाई स्कूल में 9 में था, उसी दूरी से कर दोगे तो इंटरवल बन जाएगा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, अर्थात कोणीय संवेग mvr/n/2 पाई, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है, n का मान 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। h प्लांक नियतांक है, कभी भी h/2 पाई के साथ ये पूर्ण संख्या होनी है, 1 होनी चाहिए, 1/h/2 पाई या 2/h/2 पाई या 3/h/2 पाई या 4/h/2 पाई, ऐसा होना चाहिए, कभी ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई हो सकता है, तो इसके लिए क्या करें, पहले 2 गुणा करो, यानी तो 2/3 h/2 पाई, h/2 पाई, ऐसे 2/3 h/2 पाई। अब देखो 2 से हमने गुणा कर दी तो h/2 पाई तो है ही है, उसके बगल में क्या आएगा 2/3, ये 2/3 है, 2/3, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसलिए कभी भी इस इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/3 पाई नहीं हो सकता। अगर ये पूछे कि क्या h/पाई हो सकता है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, 2 से यहां गुणा करेंगे, 2 से यहां, हमेशा h/2 पाई होना, तो h/2 पाई के साथ यहां पूर्ण संख्या है, इसलिए निश्चित रूप से h/पाई इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हो सकता है। तो ये चीज हो गया इसका रदरफोर्ड का ये चौथा पॉइंट, पांचवा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग संरक्षित या हमेशा h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, ये इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हो गया। तो रदरफोर्ड का ये मॉडल हो गया, किसका सहारा लिया था उन्होंने, क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत। ये बात जो रदरफोर्ड में हो रहा था, ये धीरे धीरे नाभिक के पास आता जाएगा। मैक्सवेल कहवा रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, बाद में मैक्सवेल की थ्योरी से इसको रदरफोर्ड के मॉडल को कैंसिल किया गया, फिर क्वांटम प्लांक क्वांटम सिद्धांत की थ्योरी दिया गया। तो उन्होंने बताया नहीं, यहाँ जो चक्कर लगा रहे लगाएगा, यहाँ जो लगा रहे लगाएगा, तब तक नहीं कक्षा छोड़ेगा जब तक कि बाहर की कोई ऊर्जा उसको दी न जाए। तो ये हो गया तुम्हारा रदरफोर्ड। क्या होगा, रेखीय संवेग का आघूर्ण और हमेशा h/2 पाई का पूर्ण गुणक होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता, नाभिक का आकार। नाभिक का आकार होता क्या, मान लीजिए परमाणु है कोई, इसका प्रमाण नाभिक, इसमें हेडिंग डालना नाभिक का आकार, और इसमें इसका परमाणु Z है, तो परमाणु क्रमांक Z है, इसके मतलब इसमें Z प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, तो नाभिक में जो आवेश होगा वो Ze होगा, Ze। और मान लेते हैं यहां से किसी अल्फा कण को हम भेजते हैं ऐसे, अल्फा ऐसे, अल्फा कण के आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, धनावेश होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये अल्फा कण जा रहा है, इसमें हमें अल्फा
एनर्जी दिया, गतिज ऊर्जा। मान लो अल्फा कण का द्रव्यमान m है और इसका वेग क्या है, v है। तो इसमें गतिज ऊर्जा अल्फा कण v स्क्वायर। अल्फा कण घन है और ये घन होता ही है, तो क्या करेगा, ये नाभिक घन है, ये भी घन है, इसको ठेलेगा इधर, फिर भी ये आगे जाएगा और तब तक जाएगा जब तक जो जो ये इधर पर नजदीक आएगा तब तो इसकी गति ऊर्जा घटती जाएगी। एक समय ऐसा आ जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा, मान लो ये निकटतम अप्रोच इसका जो है, मतलब न्यूनतम अप्रोच, न्यूनतम दूरी जो इसकी हो जा रही, मान लो r0 पर पहुंच जाएगा। अब इसके आगे नहीं जा पा रहा है, r0 पर यहां मान लेते हैं। तो यहां अगर जब पहुंचेगा तो होगा क्या, अगर आगे नहीं जा पा रहा, इसके मतलब इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा समाप्त हो गई, क्योंकि तब तक ये इसका प्रतिकर्षण का मुकाबला कर रहा था जब तक इसके पास गतिज ऊर्जा थी। और r0 दूरी न्यूनतम वो दूरी है जहां अब आगे इससे आगे नहीं जा पा रहा। तो इस न्यूनतम दूरी पर जो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, जो गतिज ऊर्जा थी यहाँ इलेक्ट्रॉन इस पर अल्फा कण पे हाफ mv स्क्वायर, इतनी दूरी पहुंचने के बाद जाएगी और वैद्युत ऊर्जा होगी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2, q1 मतलब इस पर आवेश 2e, q1 q2 मतलब इस पर आवेश Ze बटे r0। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 4 पाई एप्सिलॉन 0 2e into Ze बटे r0। इसलिए ऊर्जा होती है, पहले बताया गया था इसके पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटे r। दो आवेशों की दूरी r हो, दोनों आवेश q1 q2 हो, उनकी वैद्युत ऊर्जा होती है। ये संपूर्ण गतिज ऊर्जा पूरा का पूरा बदल रही इसके वैद्युत स्थिर ऊर्जा में। अब इसके आगे वो नहीं पहुंच पाया, तो ये दूरी r0 निकटतम अप्रोच की दूरी हुई, जो पहुंचने की दूरी थी वो r0 थी। ये सम्मान दिए रहेंगे, r0 यहाँ उदाहरण एक गति दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल जिसमें दिया रहेगा, और z दिया रहेगा, e दिया रहेगा, इसका मान 9.9 होता है, यहाँ से आ जाएगा। तो नाभिक के यहाँ से नाभिक के आकार का परिक्रमण हो जाएगा। या कभी कभी ऐसे पूछ सकता है आवेश, और सवाल पूछ सकता है कितनी न्यूनतम दूरी तक वो पहुंच सकता है, कितनी दूरी तक पहुंच सकता है, तो वहां तक पहुंचेगा जहां उसकी गतिज ऊर्जा समाप्त होगी। और जब गतिज ऊर्जा पूरी समाप्त होगी तो हो जाएगी वैद्युत स्थिति ऊर्जा बदल जाएगी, तो गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के बराबर कर देंगे। फिर इसके बाद आता है इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक का न्यूनतम आकार हो गया है, आकार। इसके बाद फिर आता है एनवी कक्षा की ऊर्जा, परमाणु के एनवी तमाम कक्षाएं होती परमाणु में, तो उसके एनवी कक्षा की ऊर्जा। तो देखो नाभिक है, तमाम कक्षाएं हैं, एनवी कक्षा की ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें दो ऊर्जाएं होंगी। एक तो चक्कर लगा रहा है, वेग है, गति ऊर्जा, और चूंकि आवेश है नाभिक पे धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है, तो इसमें स्थिति ऊर्जा भी होगी, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। अभी भी जो पढ़ा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटे r, तो उस कक्षा की कुल ऊर्जा हो जाएगी E बराबर k धन u। गतिज ऊर्जा धन स्थिति ऊर्जा, ये संपूर्ण ऊर्जा जोड़ करके कुल ऊर्जा आ जाएगी। और गतिज ऊर्जा हम जानते हैं हाफ mv स्क्वायर, स्थिर ऊर्जा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze into E अपान जो उसकी कक्षा की त्रिज्या हो गया हमारा देंगे। तो टोटल इस सबको रखना नहीं है, टोटल इसका देखा जाए, मान लेते हैं एनवी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, एनवी कक्षा की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट ई बराबर हो, तो लगाना नहीं है, ई बराबर हो जाएगा माइनस r h c बटे n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, जेड प्रमाण एनवी कक्षा की ऊर्जा ये बराबर माइनस RSC जेड स्क्वायर बटे n स्क्वायर, ये एनवी कक्षा की कुल ऊर्जा होगी। अब इसमें हाइड्रोजन परमाणु यदि है, हाइड्रोजन एक्चुअली
पढ़ते हैं लोग, तो z बराबर 1, हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1, तो En बराबर हो जाएगा, En बराबर हाइड्रोजन के लिए En बराबर माइनस RH C बटा n स्क्वायर। अब यहां से 2-3 लाइन देखो, माइनस RH C बटा n स्क्वायर। पहला पॉइंट क्या होगा इसमें, याद रखो कुल ऊर्जा ऋण है, कक्षा की कुल ऊर्जा ऋण है, और अगर संपूर्ण ऊर्जा ऋण है, किसी इकाई या सिस्टम की कुल ऊर्जा ऋण हो, तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह इलेक्ट्रॉन उस नाभिक से बंधा हुआ है। टोटल ऊर्जा ऋण होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। अगर ऋण न होता तो उड़ जाता, तो ऋण का मतलब हो गया कहीं भी अगर ऋण है तो निश्चित रूप से वह कण दूसरे कण से बंधा हुआ है। और दूसरा एक पहला पॉइंट था कुल ऊर्जा ऋण है। दूसरा पॉइंट En बराबर अभी देखा गया, En बराबर माइनस RH बटा n स्क्वायर, ऐसे है। ये n कक्षा संख्या है, n बराबर 1 रखोगे तो माइनस RH आएगा, n बराबर 2 रखोगे तो माइनस RH/4, तो ऋण 80 और ऋण 80/4, तो ऋण 80/4 अधिक है, क्योंकि जितने अधिक उसमें हर अधिक हो जाएगा ऋण लगने पर उसका मान अधिक हो जाता है। तो इसका अर्थ यह होगा कि अगर पहली कक्षा है तो उसकी ऊर्जा कुछ आएगी, दूसरी कक्षा है उसकी ऊर्जा उससे अधिक आएगी, तीसरी कक्षा यह मान 3 तो माइनस RH/9 और बढ़ गया ऊर्जा, चौथी कक्षा माइनस RH/16 और बढ़ गया ऊर्जा। इसका अर्थ यह हुआ ज्यों ज्यों हम नाभिक से दूर जाएंगे कक्षा की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ज्यों ज्यों हम नाभिक से दूर जाएंगे कक्षा की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यों ज्यों हम दूर जाएंगे त्यों त्यों उसकी कक्षा की ऊर्जा क्या होती जाएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो यहां से एक चीज और कर लेंगे कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती तो है, En ये क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, En1/En2 = n2/n1²। अगर यहाँ हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो Z ले लेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कैसे संक्रमण इसका होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है इसको पढ़ लेते। इसके बाद कक्षा की त्रिज्या और इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा वो भी, तो पहले चूंकि यहाँ आ गया है। अच्छा हाँ, दूसरा चीज से दिखा था R क्या है, R ऋणवर्ग नियतांक है, R ऋणवर्ग नियतांक है। R का मान होता है 109 × 10⁻⁷ पर मीटर। R का मान 1.09 × 10⁻⁷ पर मीटर, ये R ऋणवर्ग नियतांक। ऋणवर्ग काम करना, इसकी बीच में जरूरत पड़ेगी, इसी वक्त कर लेते हैं 1/r, 1/r। इसको 1 में R से भाग देना, इसको मीटर में आएगा, एंगस्ट्रॉम कर लेंगे तो याद रखना इसका डायरेक्ट मान आएगा 912 एंगस्ट्रॉम। बीच में तमाम जगह पूरा भाग आएगा, 1/r के साथ 912 एंगस्ट्रॉम रख देंगे। एक घंटा नहीं, एक में R से फिर भाग दो, फिर देश पूरा ऊपर ले लेंगे। 1/r का मान 912 एंगस्ट्रॉम, इसको रखेंगे। तो ये En बराबर माइनस RH/n²। अब ये इसमें आया, यह प्लांक नियतांक है, यह प्लांक नियतांक है, C प्रकाश का वेग है। अगर सबका मान रख दें, इस R का और H का सबका मान रख दें तो ये आता है En बराबर R ऋणवर्ग नियतांक, H प्लांक नियतांक, C प्रकाश का वेग, इसको रख दें माइनस 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। एक इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, En बराबर माइनस 13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम जूल में बदल दिए हैं तो आता माइनस 2.18 × 10⁻⁻18 माइनस 2.18 बटे n² जूल पर एटम, जूल पर एटम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में आ जाएगा, इसको बदल लेंगे ऐसे, 2.18 × 10⁻⁻18 बटे n² जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा और ये किसमें रहेगा, जूल में, माइनस 2.18 × 10⁻⁻18। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, इसको कर लेना, घर पे बच्चा कर लेना, 1.6 × 10⁻19 जूल। एक
देख लेंगे इस तरह से। यहां कक्षाओं में आयोडीन स्पेक्ट्रम के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संक्रमण किस तरह से होता है। तो स्पेक्ट्रम के लिए क्या है, मान लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए जो श्रेणी तमाम बने उसको देखने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन n1 कक्षा से n2 कक्षा में गया तो n1 कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, En1 बराबर -RHc/n1 स्क्वायर। n1 मींस पहली कक्षा और दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा में n1 मान लेते हैं। n1 से n2 में गया बराबर -RHc/n2 स्क्वायर। En1 -RHc/n1 स्क्वायर, En2 -RHc/n2 स्क्वायर होता क्या है, अभी बताया गया है कि ये इससे अधिक होगा जो जो नाभिक से दूर जाएंगे। तो En2 बड़ा है En1 से, En2 बड़ा है En1 से, जो जो नाभिक से दूर जाएंगे कक्षाओं की ऊर्जाएं बढ़ती जाएंगी। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ये इन कक्षाओं में ऊर्जाओं का अंतर क्या होगा, बड़ा है En2 En1 से बड़ा है, तो कक्षाओं में ऊर्जाओं का अंतर डेल्टा ई बराबर हो जाएगा En2 माइनस En1, En2 माइनस En1। अब En2 क्या होगा, En2 डेल्टा ई इक्वल टू En2 माइनस RHc/n2 के बाद माइनस, इसको हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा RHc/n1 स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। माइनस हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। डेल्टा ई इक्वल टू कक्षाओं को जाऊंगा तो डेल्टा ई बराबर RHc कॉमन ले लो, RHc कॉमन ले लिया, बचा क्या 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसे ये वाला पहले लिख लेंगे 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। और ये डेल्टा ई बताया था कि कक्षाओं में ऊर्जाओं का अंतर जब होता है तो ये चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा h न्यू विद्युत चुंबकीय तरंग का आवृत्त है, यह प्लान नियतांक है। h न्यू इज इक्वल टू RHc 1/n1 के बाद माइनस 1/n2 के बाद, यस से कैंसिल, और पुनः न्यू बराबर होता है, तो लिखते हैं न्यू बराबर बीच, जैसे हाई स्कूल में कक्षा में पढ़ा और बीच को दिया लैम्डा, अगर भूल जाए तो यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग में वेग प्रकाश का वेग लेंगे c, v का स्थान c लिख दो, यह आवृत्त है, यहाँ न्यू लिखा जाता है, न्यू यहाँ लिख दो लैम्डा, तो न्यू बराबर c/λ, यह से कैंसिल हो गया ना। अब आगे यहां कर देंगे न्यू के स्थान पे c/λ इज इक्वल टू RC 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 वर्ग, c से c कैंसिल, तो 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 के वर्ग, 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 वर्ग। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लैम्डा क्या है, उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य, जो भी तरंग आ रही है विद्युत चुंबकीय तरंग उसका तरंग दैर्घ्य है। n1 क्या है, पहली कक्षा, n2 क्या है, दूसरी कक्षा, r क्या है, विभव नियतांक। तो ये 1/λ बराबर r 1/, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तो उसके संगत तरंग दैर्घ्य का ये होगा। लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, लेकिन 1/λ तरंग संख्या है, 1/λ याद रखना, वेव नंबर, 1/λ तरंग संख्या या वेव नंबर। तो ये स्पेक्ट्रम के इस तरह से अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन तमाम कक्षाओं में, जैसे ऐसे नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। अब होता क्या इसमें कि एक
पहली दूसरी तीसरी, हो सकता है तीसरी पहली में आ जाए, दूसरी पहली में आ जाए, तीसरी दूसरी में आ जाए। इस तरह की तमाम श्रेणियां बनेंगी। इलेक्ट्रॉन के संक्रमण पर तमाम श्रेणियां बनेंगी। ये श्रेणियां बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेणियों को सब पढ़ा जाएगा। कौन सी श्रेणी, उसका रेंज क्या है, उसका न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की रेंज क्या है, उसकी अधिकतम तरंग दैर्घ्य क्या है, किस क्षेत्र में आता है। तो अब लास्ट श्रेणी डाल दो विभिन्न श्रेणियां। तो पहला है डाल देना लाइमन श्रेणी, इसके आगे कल बताएंगे लाइमन श्रेणी।